बच्चों, तो फार्माकोलॉजी में लेक्चर नंबर 2 है किसका? हार्मोन एंड हार्मोन एंटागोनिस्ट का, राइट। हार्मोन एंड हार्मोन एंटागोनिस्ट। देखो, थायराइड हार्मोन और थायराइड हार्मोन एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट किसे बोलोगे? एंटी थायराइड। देखो, ये जो एंटी थायराइड ड्रग्स लिखा है, ये क्वेश्चन में थायराइड एंटागोनिस्ट के नाम से भी आ सकता है, मींस जो उसके काम करने को अपोज करे, राइट। हमने पहले प्रीवियस वीडियो में भी कहा कि इसमें हम एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट साथ लेके चलेंगे, राइट। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे पैराथार्मोन और कैल्सिटोनिन। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। एक ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है, दूसरा ब्लड से कैल्शियम जो है घटाता है, राइट। तो ये दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्ट होंगे। जब एक का असर ज्यादा होगा तो उसके असर को कम करने के लिए दूसरा रिलीज होता है। क्लियर? तो चलो भाई शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। हम पैराथार्मोन पहले देखेंगे और उसके बाद देखेंगे कैल्सिटोनिन, राइट। ब्लड में हमेशा भाई याद रहे, यहीं पे जान लो कि जब ब्लड में कैल्शियम का लेवल घट जाएगा, ब्लड में कैल्शियम का लेवल घट जाएगा तो पैराथार्मोन सिक्रीट होगा, और जब ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ जाएगा तो कैल्सिटोनिन सिक्रीट होगा। इतना ध्यान रखो, क्योंकि बड़ा कंफ्यूजिंग है कहां पे कैल्सिटोनिन कहां पे। याद रहे, कैल्शियम से बना है कैल्सिटोनिन और कैल्शियम से बनी है हमारी बोन्स। याद करने के लिए बता रहा हूं, बोन्स में जो कैल्शियम का डिपोजिशन कर दे वो कैल्सिटोनिन, और बोन से जो कैल्शियम को निकाल ले वो पैराथार्मोन। नहीं समझे? कैल्सिटोनिन जब भी रिलीज होगा, बोन में कैल्शियम डिपोजिशन होगा। अब कैल्शियम डिपोजिशन कब होगा? जब ब्लड जो कि रिजर्वायर है, ब्लड के पास अगर कैल्शियम की मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो उसको घटाना पड़ेगा। कम कैसे करोगे? कम करने के लिए बोन को दे दो, यूरिन से एक्सक्रीट कर दो, जीआईटी ट्रैक में एब्जॉर्प्शन कम कर दो। ठीक उसी तरीके से फिर अगर ब्लड में कम हो गया तो पैराथार्मोन रिलीज कर दो। चलो आगे देखते हैं, फिर समझ में आएगा। पैराथार्मोन स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर कैसे? पैराथार्मोन को इन शॉर्ट पीटीएच कहते हैं। क्या बोलते हैं? पीटीएच। पीटीएच इज ए सिंगल चेन पॉलीपेप्टाइड कंटेनिंग 84 अमीनो एसिड। कितने अमीनो एसिड होते हैं? देखो, इसमें अमीनो एसिड पे क्वेश्चन पूछा जाता है। पैराथार्मोन जो रेडी टू यूज है, प्रिपेयर्ड है बॉडी में, उसमें कितने अमीनो एसिड? अगर बोला जाए पैराथार्मोन में अमीनो एसिड तो 84 अमीनो एसिड। ठीक, 84 अमीनो एसिड एंड हैविंग द मॉलिक्यूलर वेट 9500। सिंथेसिस की बात की जाए, कैसे इसकी सिंथेसिस होगी, तो अभी हम सिंथेसिस प्रोसेस देखेंगे। स्टार्ट में कुछ चीजें समझ लो जो जरूरी है। जो मेन प्रिकर्सर है पीटीएच का, पैराथार्मोन सिंथेसाइज जो होता है, मेन प्रिकर्सर होता है प्री प्रो पीटीएच। क्या? प्री प्रो पैराथार्मोन। और ये जो प्रिकर्सर है, इसके पास 115 अमीनो एसिड होते हैं। यही काम की चीज थी। पैराथार्मोन में 84 अमीनो एसिड, पैराथार्मोन में 84 अमीनो एसिड, और जो इसका प्रिकर्सर है जिससे ये मिलकर बनता है, टूट के बनता है, वो है प्री प्रो पैराथार्मोन। इसमें 115 अमीनो एसिड। ये तीनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। 115 होते हैं। अब सिक्रीशन की बात करें, सिक्रीशन कहां से होगा? तो दो तरह की सेल्स होती हैं भाई। देखो, सिंपल सी चीज है, यहां पे हमारे थायराइड ग्लैंड है। कौन सी? थायराइड ग्लैंड। हमने बात करी थी प्रीवियस वीडियो में। अब थायराइड ग्लैंड है, इधर देखो ध्यान से। अब मान लिया इस तरह की थायराइड ग्लैंड है, ये थायराइड फॉलिकल्स हैं। थायराइड फॉलिकल्स हैं, ठीक, जहां से थायराइड का सिक्रीशन होता है। अब इन्हीं थायराइड पे याद रहे, बॉल टाइप के दो इधर और दो इधर। ठीक, ध्यान दो, रेड कलर से जो मैंने बनाया है, दो इधर और दो इधर। थायराइड के जस्ट पीछे 4 छोटी छोटी दाने जैसी पैराथायराइड ग्लैंड्स होती हैं। ठीक, पैराथायराइड ग्लैंड्स होती हैं। इन ग्लैंड्स के पास दो तरह की सेल्स होती हैं। एक होती है चीफ सेल्स। कौन सी? चीफ सेल्स। दूसरी होती ऑक्सीफिल सेल्स। ठीक है, तो जो चीफ सेल्स होती हैं, चीफ सेल्स रेस्पॉन्सिबल होती हैं फॉर सिक्रीशन ऑफ पैराथायराइड हार्मोन। पैराथायराइड हार्मोन पूछा जाए कहां से सिक्रीट होता है,
तो पैराथायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होता है। पैराथायराइड ग्लैंड अगर वहां पे नहीं दिया ऑप्शन, फिर अंदर देखो अगर चीफ सेल्स दी हुई होंगी तो चीफ सेल से सिक्रीट होता है, करेक्ट। और होगा कितना, 84 अमीनो एसिड। इतनी चीज आई होप कि क्लियर होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। हाँ, पैराथायराइड हार्मोन सिक्रीटेड फ्रॉम कहां, फोर पैराथायराइड ग्लैंड्स। 4 पैराथायराइड ग्लैंड्स कहां पे होती हैं, हमने अभी आपको समझाया कि जो आपकी थायराइड ग्लैंड है उसी के पीछे की तरफ ये 4 दाने की तरह की यहां पे थायराइड ग्लैंड, ये जो क्लेविकल है इसी के ऊपर यहां पे रुकी हुई स्टर्नम और क्लेविकल के ऊपर हमारी क्या रहती है, रखी हुई होती है, बेस होता है उसका, और जस्ट पीछे की तरफ इस तरह से पैराथायराइड ग्लैंड्स होती हैं, ठीक। विच आर द स्मॉल ग्लैंड्स इन द नेक लोकेटेड बिहाइंड द थायराइड। थायराइड के पीछे की तरफ ये रहती हैं। पैराथार्मोन इज सिक्रीटेड बाई चीफ सेल्स ऑफ पैराथायराइड ग्लैंड्स। इट इज पॉलीपेप्टाइड कंटेनिंग 84 अमीनो एसिड, जो हमने अभी बात करी, क्लियर। पैराथार्मोन प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन बोन रीमॉडलिंग। बोन के रीमॉडलिंग में, मींस बोन के रीमॉडलिंग में ये बहुत हेल्प करते हैं। बोन के रीमॉडलिंग इन द सेंस कि अगर कहीं कैल्शियम का डिपोजिशन जरूरत से ज्यादा बोन में हो गया या ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम हो गया, तो बॉडी को तो सब कुछ एकदम परफेक्ट चाहिए, ब्लड में किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। अब ब्लड में अगर कैल्शियम का लेवल कम होगा, तुरंत पैराथार्मोन जो है सिक्रीट होना शुरू हो जाएगा, और वो क्या करेगा, बोन सबसे मेजर सोर्स है कैल्शियम का, वहां से कैल्शियम लेना शुरू कर देगा, राइट। तो इसीलिए कहते हैं रीमॉडलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, न ज्यादा होना चाहिए न कम होना है। कंटिन्यूअस प्रोसेस इन्वॉल्विंग अल्टरनेट रीजॉर्प्शन एंड रीबिल्डिंग ऑफ द बोन टिश्यू ओवर टाइम, राइट। एक टाइम पीरियड में रीजॉर्प्शन करना हो, राइट, या फिर वहां को उसको ऐसे ही छोड़ देना हो। अगर ये कब रिलीज होगा, हमने बताया जब कभी ब्लड में कैल्शियम का लेवल घट जाता है, पैराथार्मोन तुरंत आ जाता है कैल्शियम के लिए, ठीक। क्योंकि अगर कैल्शियम नहीं होगा तो मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होंगी, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो नहीं, न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज नहीं होगा। वोल्टेज गेटेड चैनल हम लोगों ने एड्रेनलिन सिस्टम में देखा, वोल्टेज डिफरेंस मींस एक एक्शन पोटेंशियल नाम सुना होगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है कैल्शियम। चाहे आपने कोलिनर्जिक सिस्टम पढ़ा हो, चाहे आपने एड्रेनर्जिक सिस्टम पढ़ा हो, चाहे आपने स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट पढ़ा हो, सब जगह आपने देखा होगा कि कैल्शियम अंदर जाता है तो एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर देता है, जिसकी वजह से फिर आगे का प्रोसेस शुरू होता है, राइट। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। बोन सर्व द कैल्शियम रिजर्वायर। कैल्शियम के लिए रिजर्वायर कौन सा है, कैल्शियम सबसे ज्यादा कहां पे, बोन में मिलती है। From which the body can withdraw the calcium whenever need, maintaining sufficient amount of the calcium in the blood। जब कभी बॉडी को जरूरत होती है, जब कभी ब्लड में कैल्शियम का लेवल घट जाता है, तो ब्लड क्या करता है, कैल्शियम को निकाल लेता है, कहां से, बोन से, क्योंकि बोन में सबसे ज्यादा कैल्शियम होता है। किसकी मदद से निकालेगा, पैराथार्मोन की मदद से निकालेगा, क्लियर। ये बात हुई कहे कि पैराथार्मोन के जस्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट की, ठीक। अब बात करते हैं हम सिंथेसिस की। सिंथेसिस ऑफ पैराथार्मोन या पीटीएच, है ना। तो पीटीएच की सिंथेसिस हमने बताया, जो प्रिकर्सर होता है पॉलीपेप्टाइड, प्री प्रो पैराथार्मोन, बात की थी हमने। प्री प्रो स्टार्टिंग में ही हमने बात कर ली, इसीलिए प्री प्रो पैराथार्मोन। प्री प्रो पैराथार्मोन कितने का, किसका मिलकर बना होता है, 115 अमीनो एसिड का, ठीक, कॉल्ड प्री प्रो पैराथार्मोन, ओके। फिर होता क्या है, सिंथेसाइज होती है राइबोसोम में, क्या, चीफ सेल्स। राइबोसोम चीफ सेल्स में, पैराथायरॉइड में रहती है चीफ सेल्स, वहां रहते हैं राइबोसोम्स। वो क्या करते हैं, फिर सिंथेसाइज करते हैं पैराथार्मोन को। पैराथार्मोन प्रोटियोलिसिस होती है, प्रोटियोलिसिस होती है, क्योंकि भाई क्या है, ये अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड है, तो अमीनो एसिड क्या, अमीनो एसिड की चेन है, लंबी चौड़ी एक चेन है। पॉलीपेप्टाइड, टर्म क्या दिया हुआ है, पॉलीपेप्टाइड मींस पेप्टाइड चेन्स हैं, तो उनमें क्लीवेज होता है। पहले कितने थे प्रिकर्सर में, 115 अमीनो एसिड, अभी कितने बचे हैं, पहले था प्री प्रो पैराथायराइड में 115 अमीनो एसिड, फिर प्रोटियोलिसिस हुई, क्या हो गए, प्रो पैराथायराइड, प्री प्रो से प्रो हो गए, इसमें कितने अमीनो एसिड, इसमें 90 अमीनो एसिड। अभी हमारा पैराथार्मोन नहीं बना, अभी प्री पैराथार्मोन तक आ गए हम,
राइट, सॉरी, प्रोपैराथायरमोन तक आ गए। इसके बाद इंटैक्ट पैराथार्मोन, इसके बाद फिर प्रोटियोलिसिस होती है और बाद में 84 अमीनो एसिड का, 1 से लेके 84 अमीनो एसिड की जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, इसी को बोलते हैं पैराथार्मोन। और यही ग्लैंड्स में स्टोर्ड रहता है और जब कभी ब्लड में कैल्शियम का लेवल ज्यादा हो जाता है तो ये ग्लैंड से बाहर निकलता है और बोन से, किडनी से, जीआईटी ट्रैक्ट, सभी जगह से कैल्शियम लेना शुरू कर देता है, सभी जगह से कैल्शियम लेना शुरू कर देता है और ब्लड में कैल्शियम के लेवल को मेंटेन कर देता है। इस तरीके से इसकी सिंथेसिस होती है भाई। दिस ऑब्टेन्ड पैराथार्मोन इज मेजर स्टोरेज, क्या है? मेजर स्टोरेज, बायोलॉजिकली एक्टिव एंड सिक्रीटेड फ्रॉम द हार्मोन, बायोलॉजिकली एक्टिव, और ये क्या है? हार्मोन सिक्रीट करता है ना, इसी फॉर्म में सिक्रीट करता है। बायोसिंथेटिक प्रोसेस टेक्स प्लेस लेस देन एन आवर, 1 घंटे से कम समय लगता है पैराथार्मोन के सिक्रीशन में या पैराथार्मोन के सिंथेसिस में। ओके, अब देखो, जब अमीनो एसिड की बात की जाती है तो अमीनो एसिड में एक होता है COH टर्मिनल और दूसरा होता है NH2 टर्मिनल, यानी N टर्मिनल और C टर्मिनल। अमीनो एसिड हमने देखा है बायोकेमिस्ट्री में, राइट, मेटाबॉलिज्म में भी हमने देखा, एक होता है N टर्मिनल, एक होता है C टर्मिनल। ठीक, तो N टर्मिनल से क्लीवेज होता है, प्री सीक्वेंस कंटेन्स लार्ज अमाउंट द हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड विच इज इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्टिंग द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। N टर्मिनल से क्लीवेज होता है, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आगे ट्रांसपोर्ट होता है, किसके लिए? प्री पैराथार्मोन से पैराथार्मोन बनने के लिए। वेयर एज द बेसिक प्रोपेप्टाइड असिस्टेड द प्रिसाइज क्लीवेज प्रोपैराथायरॉइड इनटू मैच्योर 184। वहां पे क्या होता है? प्रोपैराथायरॉइड जो कितना 90 अमीनो एसिड का होता है, ये आगे बढ़ता है और वहां पे फिर प्रोटियोलिसिस से मैच्योर होता है और जो मैच्योर्ड फॉर्म में निकलता है उसमें 1 से लेके 84 अमीनो एसिड होते हैं मैच्योर्ड मैच्योर्ड पैराथायरॉइड में। ओके, द C टर्मिनल ऑफ पैराथायरॉइड इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट सिक्रीटरी प्रोसेस। C टर्मिनल N टर्मिनल क्लीवेज के लिए और C टर्मिनल सिक्रीशन के लिए, सिक्रीटरी प्रोसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फ्यू सेकेंड आफ्टर इनिशिएशन ऑफ हाइपोकैल्सीमिया, जैसे ही ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम हुआ, इस स्टेज को बोलते हैं हाइपोकैल्सीमिया। हाइपो मतलब कम, कैल्सियमिया मतलब ब्लड में कैल्शियम का लेवल। ब्लड में जब भी कैल्शियम का लेवल कम हो जाता है वैसे ही इनिशिएट हो जाता है पैराथार्मोन कुछ सेकंड में। ओके, तो पैराथार्मोन कौन सा निकलेगा? 84 अमीनो एसिड वाला निकलेगा। पैराथायरॉइड ग्लैंड से एक्सोसाइटोसिस होगी और वो बाहर जाता है। सिंथेसिस एंड डिग्रेडेशन ऑफ पैराथार्मोन कंट्रोल्ड बाय द कैल्शियम। जो सिक्रीशन होगा कि नहीं होगा? पहले अगर ब्लड में कैल्शियम लेवल घट गया, हमेशा याद रखो पैराथार्मोन, जब भी ब्लड में कैल्शियम लेवल घटेगा पैराथार्मोन सिक्रीट होगा। पैराथार्मोन सिक्रीट होगा, ब्लड में कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करेगा, उसके बाद खुद डिग्रेड हो जाएगा। तो कहने का मतलब इसका डिग्रेडेशन और इसका सिक्रीशन दोनों डिपेंड करता है कि ब्लड में कैल्शियम का लेवल कितना है। अगर ब्लड में कैल्शियम का लेवल ठीक हो गया तो डिग्रेड हो जाएगा, नहीं ठीक हुआ तो ये अपना काम करता रहेगा। ठीक, अब बात करें रेगुलेशन की, तो रेगुलेशन भी वही है। ये किसी भी तरीके से हाइपोथैलेमस या एंटीरियर पिट्यूटरी के कंट्रोल में नहीं है। पहली चीज कि कौन सा ऐसा हार्मोन है जो हाइपोथैलेमस या एंटीरियर पिट्यूटरी के कंट्रोल में नहीं है, तो वो कौन सा है? पैराथार्मोन। ये हमेशा और हमेशा किसके कंट्रोल में है? प्लाज्मा में या ब्लड में कैल्शियम लेवल के। ठीक, इट इज कंट्रोल्ड बाय द प्लाज्मा कैल्शियम लेवल एंड टू लेसर एक्सटेंट मैग्नीशियम, कुछ हद तक मैग्नीशियम के लिए भी। जब भी निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म मिलता है, मींस हाइपोकैल्सीमिया हो गया, कैल्शियम का लेवल निगेटिव में पहुंच गया, घट गया, तो तुरंत पैराथार्मोन तुरंत रिलीज होता है पैराथार्मोन, और जैसे रिलीज होगा वैसे ही कैल्शियम का लेवल बढ़ा देगा। देखो, जब जैसे कैल्शियम का लेवल घटेगा वैसे ही पैराथायरॉइड को मैकेनिज्म मिलना, पॉजिटिव मैकेनिज्म मिल जाए, सॉरी निगेटिव मैकेनिज्म मिल जाएगा कि अब सिक्रीट करो, सॉरी पॉजिटिव मैकेनिज्म मिल जाएगा कि अब सिक्रीट करो, और जैसे ही सिक्रीट करेगा कैल्शियम का लेवल, जैसे ही कैल्शियम फुल वैसे ही निगेटिव मैकेनिज्म मिल गया कि अब नहीं चाहिए। भाई जैसे भूख लगती है
तो पॉजिटिव खाना दो, और जब पेट भर गया तो खाना कितना भी आए उसको मना कर दोगे मींस निगेटिव मैकेनिज्म, निगेटिव रिस्पॉन्स आपका खाने को लेके, आप नहीं खा रहे हो। तो जैसे ही प्लाज्मा में कैल्शियम का लेवल घटा, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म चालू हो गया कि दो भाई सिक्रीट करो जैसे पैराथार्मोन, और तुरंत पैराथायराइड सिक्रीट हो जाएगा, और जैसे ही प्लाज्मा में कैल्शियम का लेवल मेंटेन हो गया वैसे ही निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म चालू, अब नहीं चाहिए बंद कर दो। ओके, तो कुल मिला के इंक्रीज प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन, जैसे ही ब्लड में प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा पैराथार्मोन का सिक्रीशन अपने आप कम हो जाएगा। ठीक, ये किसी तरीके से एंटीरियर पिट्यूटरी या पोस्टीरियर पिट्यूटरी या हाइपोथैलेमस किसी भी के कंट्रोल में नहीं है, ये सीधा कंट्रोल में इनके पास जो रिसेप्टर्स हैं वो सीधा कैल्शियम को डिटेक्ट करते हैं, कैल्शियम के अलावा किसी को सुनते नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन कैसे बॉडी में किया जाए, चूंकि पॉलीपेप्टाइड का बना हुआ है तो इसलिए अगर ओरली आप लेते हो तो पेट में प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स हैं जो इसको डाइजेस्ट कर देंगे और एज ए प्रोटीन ट्रीट कर लेंगे। पैराथार्मोन हाइड्रोलाइज्ड बाय द प्रोटियोलिटिक एंजाइम, सो इट इज इनइफेक्टिव इन ओरली, इसीलिए इसको ओरली नहीं देते। इट इज एडमिनिस्टर्ड बाय द सबक्यूटेनियस इंजेक्शन, सबक्यूटेनियस इंजेक्टेबल के थ्रू ये इंजेक्ट किया जाता है। एडवर्स इफेक्ट क्या है, कभी ज्यादा हो गया तो हाइपोकैल्सीमिया हो जाएगा, सॉरी हाइपर कैल्सीमिया हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जब रिलीज होता है तो ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाने का काम करता है। हमेशा याद रखो पैराथार्मोन ब्लड कैल्शियम को बढ़ाएगा, ब्लड कैल्शियम को बढ़ाएगा, और जब ब्लड में कैल्शियम घटेगा तो पैराथार्मोन रिलीज हो जाएगा। और रुको, हमारे हैं अभी हम बढ़ा देते हैं तुमको, तो बढ़ाने का काम हमेशा याद रखो कि ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ाने का काम करता है कौन? पैराथार्मोन। ठीक, तो एडवर्स इफेक्ट में क्या, ज्यादा हो गया तो ब्लड कैल्शियम लेवल ज्यादा बढ़ जाएगा तो क्या बोलोगे? हाइपर कैल्सीमिया, राइट। एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस चालू हो जाएंगी जैसे ही कैल्शियम बॉडी के अंदर ज्यादा हो जाएगा। फिजियोलॉजिकल रोल क्या है पैराथार्मोन का? रोल भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी पैराथार्मोन इंक्रीज द कैल्शियम लेवल बाय स्टिमुलेटिंग द फॉलोइंग 3 प्रोसेस। बोन, पैराथायराइड हार्मोन स्टिमुलेट रिलीज ऑफ कैल्शियम फ्रॉम लार्ज कैल्शियम स्टोर इन द बोन टू द ब्लड स्ट्रीम। जब पैराथार्मोन रिलीज होता है तो बोन जो कि सबसे बड़ा रिजर्वायर होता है कैल्शियम का, वहां से कैल्शियम को उठा के ब्लड स्ट्रीम में डाल दिया जाता है, जिसकी वजह से चाहे बोन का डिस्ट्रक्शन करना पड़े, और ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो जाएगा तो क्या बोलोगे? ऑस्टियोपोरोसिस हो रही है। क्या हो रही? ऑस्टियोपोरोसिस हो रही है, राइट। तो फिर किडनी में क्या इफेक्ट पड़ेगा? किडनी में अब चूंकि यूरिन के थ्रू बहुत सारा कैल्शियम भी चला जाता है, ब्लड में कैल्शियम का लेवल घट जाएगा तो पैराथार्मोन रिलीज होगा। पैराथार्मोन सिर्फ अकेले बोन से नहीं लेगा, किडनी से बोलेगा कि अब एक चुटकी भर भी कैल्शियम बॉडी से बाहर नहीं जाना चाहिए, जितना जा रहा सब का सब एब्जॉर्ब कर लो और एब्जॉर्ब करके ब्लड में डाल दो। तो किडनी पैराथार्मोन रिड्यूस द लॉस ऑफ कैल्शियम इन यूरिन। ठीक, तो जब भी ये होगा तो क्या कर? दूसरा, पैराथायराइड हार्मोन आल्सो स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ एक्टिव विटामिन डी। विटामिन डी का प्रोडक्शन कहां? किडनी के थ्रू हो रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा इसका विटामिन डी का प्रोडक्शन करवाओ, है ना। इंटेस्टाइन को भी बोलेगा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ज्यादा से ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन चालू करो, जो भी है जितना भी कैल्शियम आ रहा सब रीअब्जॉर्ब करके ब्लड में डालो। अल्टीमेटली टास्क क्या है? ब्लड कैल्शियम लेवल को मेंटेन करना। पैराथायराइड हार्मोन इनडायरेक्टली इंक्रीज द कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन वाया इफेक्ट ऑफ विटामिन डी मेटाबॉलिज्म। हमने पहले भी बात कर रखी कि विटामिन डी की अगर कमी होगी तो बॉडी में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, चाहे फिर दूध पी रहे हो, चाहे कैल्शियम की गोली खा रहे हो, चाहे कुछ कर रहे हो, राइट। क्लिनिकल यूज की बात करें, पैराथार्मोन के इंजेक्शन क्लिनिकल यूज, पैराथायराइड इंजेक्शन यूज किया जाता है इनिशियली कंट्रोल करने के लिए जब कैल्शियम लेवल कम हो या किसी को टिटनस हो जाता है, तो जाज वगैरह ये सब टाइट हो जाते हैं, तो टिटनस को कंट्रोल करने के लिए कई बार पैराथार्मोन के इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। हाइपोपैराथायराइडिज्म हो जाती है तो इसकी वजह से भी टिटनस हो जाता है। आफ्टर कंट्रोलिंग टिटनी, ट्रीटमेंट इज मोस्टली डाइटिक इन्वॉल्व द विटामिन डी एडमिनिस्ट्रेशन। धीरे धीरे करके फिर डाइटिक जो है डाइटेटिक ट्रीटमेंट चालू हो जाता है। पहले टिटनस को कंट्रोल किया जाता है, फिर डाइट के थ्रू कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है, क्योंकि कैल्शियम दोगे एब्जॉर्ब नहीं होगा, इसीलिए विटामिन डी ज्यादा से ज्यादा प्रोवाइड कराई जाती है ताकि
इंटेस्टाइन में, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो पाए। तो जो पेशेंट हाइपोकैल्सीमिक हो गया है उसकी बॉडी में कैल्शियम का लेवल ज्यादा मेंटेन हो जाए। पैराथार्मोन इज ऑल्सो यूज फॉर डायग्नोसिस स्यूडो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। स्यूडो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म के डायग्नोसिस के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्लिनिकल यूज, इट्स ऑल अबाउट क्या, पैराथायरॉयड। अब बात करेंगे हम इसी का जस्ट एंटागोनिस्ट, जिसको बोलते हैं कैल्सिटोनिन या फिर थायरोकैल्सिटोनिन, राइट। कैल्सिटोनिन इज द हाइपोकैल्सीमिक हार्मोन डिस्कवर्ड बाय कोप। कोप एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1962 में इसकी डिस्कवरी करी थी। ये हाइपोकैल्सीमिक हार्मोन होता है, मींस जब भी ये रिलीज होगा ब्लड में कैल्शियम के लेवल को घटा देगा। तो रिलीज कब होगा, जब ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ा हुआ होगा, तभी तो घटाएगा। ओके, अब वहां पे पैराथार्मोन के जस्ट उल्टा काम कर रहा। पैराथार्मोन जब ब्लड में कैल्शियम का लेवल घट रहा है तब रिलीज हो रहा है और ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ा देता है। ये क्या करता है, जब ब्लड में कैल्शियम का लेवल ज्यादा है तब रिलीज होता है कैल्शियम लेवल घटाने को। वो 84 अमीनो एसिड का था, ये 32 अमीनो एसिड का है। लीनियर पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, ठीक, अपोजिट ऑफ पैराथायराइड। इट इज रिड्यूस द ब्लड कैल्शियम लेवल, इट इज प्रोड्यूस द पैराफॉलिकुलर सेल्स, जिसको हम सी सेल्स बोलते हैं, किसके, थायराइड के। याद रहे कि सपोज करो जैसे ये थायराइड ग्लैंड के अंदर फॉलिकल्स हैं जो थायराइड हार्मोन को सिक्रीट करते हैं। क्या है, फॉलिकल्स हैं, राइट। जस्ट अ सेकेंड। तो ये फॉलिकल्स हैं, इनको क्या बोलेंगे, फॉलिकुलर सेल, फॉलिकुलर सेल्स। ये फॉलिकुलर सेल्स जो थायराइड ग्लैंड के हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं थायराइड हार्मोन के सिक्रीशन के लिए। इन्हीं फॉलिकल्स के बीच में कुछ छोटी छोटी सी सेल्स होती हैं, सी शेप्ड सेल्स होती हैं, जिनका नाम दिया गया क्या, पैराफॉलिकुलर सेल, पैराफॉलिकुलर सेल्स, ठीक। जो थायराइड ग्लैंड के अंदर फॉलिकल्स हैं जो सिक्रीट करते थायराइड हार्मोन को, उन्हीं के बीच बीच में पैराफॉलिकल सेल्स होती हैं। ये रेस्पॉन्सिबल होती हैं किसके, कैल्सिटोनिन के सिक्रीशन के लिए। इनको बोलते हैं पैराफॉलिकुलर सेल्स। ये सी शेप्ड की होती हैं, सी सेल्स भी बोलते हैं इनको, है ना। ये थायराइड ग्लैंड के पैराफॉलिकुलर सेल्स होती हैं जो कैल्सिटोनिन का रिलीज करती हैं। कैल्शियम इंटर्स इन द ब्लड स्ट्रीम व्हेन द ऑस्टियोक्लास्ट ब्रेक डाउन बोन टिश्यू। भाई अगर ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम हो गया तो ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स क्या होती है, ऑस्टियोक्लास्ट, क्लास्ट मतलब जो ब्लास्ट कर दे, क्लास्ट मतलब जो ब्लास्ट कर दे, मतलब बोन को तोड़ के कैल्शियम निकाल ले आए और निकाल के क्या करे, ब्लड के अंदर डाल दें। तो इनको बोलते हैं ऑस्टियोक्लास्ट। क्लास्ट मतलब काट दे, बोन को काट के कैल्शियम लेके आ जाए। ओके, तो ये क्या करती है, बोन को ब्रेक डाउन करके कैल्शियम को ब्लड में डाल देती हैं। कैल्सिटोनिन क्या करता है, कंट्रोल कर देता है कैल्शियम एंड पोटेशियम लेवल को। ये क्या करता, कैसे, ये जो ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स होती हैं जो बोन को डैमेज करके कैल्शियम ब्लड में डाल रही थी, ये कैल्सिटोनिन इन ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स को इनहिबिट कर देता है। कैल्सिटोनिन क्या करता है, कैल्सिटोनिन ये करता क्या है, ये इनहिबिट कर देता है ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स को, ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स को इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से बोन का जो ऑस्टियोपोरोसिस हो रही है, बोन का जो डैमेज हो रहा है, बोन का जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है, वो डिस्ट्रक्शन रुक जाता है, राइट। एंड ऑल्सो रिड्यूस द अमाउंट ऑफ कैल्शियम इन ब्लड बाय प्रिवेंटिंग द ब्रेक डाउन ऑफ द बोन। तो कैल्शियम लेवल जो बढ़ रहा था बोन में उसको रोक दिया जाता है। भाई ये यही तो काम करता है, कैल्शियम लेवल को बढ़ने नहीं देता, कैल्शियम लेवल को और घटा देता है, ठीक। तो कैल्शियम लेवल को क्या करेगा, घटा के ये क्या करेगा, कैल्शियम लेवल को जो कैल्शियम बढ़ा हुआ है, बढ़ता कैसे है, क्योंकि ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स लगातार बोन को तोड़ तोड़ के ब्लड में कैल्शियम डाल रही थी। तो पहले तो इसने क्या किया, ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स को ब्लॉक कर दिया, इनहिबिट कर दिया। अब क्या करेगी, अब कैसे और कैसे घटाएगी, एक तो ऐड होना बंद हो गया, दूसरा बढ़ा हुआ जितना कैल्शियम है उस कैल्शियम को यूरिन से बाहर निकाल देगी, जीआईटी ट्रैक से बोलेगी बिल्कुल रीअब्जॉर्ब करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास ऑलरेडी बहुत है। प्लस बोन को पूछेगी भाई तुमको जरूरत है कैल्शियम की, अगर जरूरत है तो थोड़ी ले लो, तो थोड़ा बहुत डिपोजिशन बोन में करवा देती है। ये काम कौन करता है, ये कैल्सिटोनिन करता है।
सिंथेसिस कैसे होती है हमने पहले बात करी, पैरा फॉलिकुलर सेल्स सराउंडिंग बाय द थायराइड फॉलिकुलर, है ना। क्या था भाई, पैरा फॉलिकुलर सेल्स हैं, जैसे ये सेल्स हैं पैरा फॉलिकुलर सेल्स हैं, इनके चारों तरफ फॉलिकल सेल्स हैं। ये फॉलिकल सेल्स किसके, थायराइड के हैं। ओके, ये पैरा फॉलिकुलर सेल्स ये प्रोड्यूस करती हैं कैल्सिटोनिन। These parafollicular cells obtained from the neural crest and migrate into thyroid gland। और थायराइड ग्लैंड में क्या करती है, फिर कैल्सिटोनिन का सिक्रीशन करती है। कैल्सिटोनिन स्मॉल पेप्टाइड चेन्स होती है, कितने, 32 अमीनो एसिड की, मॉलिक्यूलर वेट 3500। याद रहे पैराथायराइड का 9500 था, क्यों, क्योंकि वहां पे अमीनो एसिड की संख्या भी 84 थी। यहां पे 3500 है मॉलिक्यूलर वेट, यहां पे अमीनो एसिड की संख्या भी 32 है। ओके, इट कंटेन्स जो ये डाइसल्फाइड ब्रिज बिटवीन द अमीनो एसिड 1 to 7। 32 अमीनो एसिड की लीनियर चेन है, इसमें 1 और 7 के बीच में जो लीनियर चेन चली आ रही है, लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस, 1 और 7 के बीच में जो अमीनो एसिड के बीच में लिंकेज बन रहा है, वो लिंकेज कैसे होगा, डाइसल्फाइड बॉन्ड होगा। कैसा, डाइसल्फाइड बॉन्ड होगा, राइट, दो डाइसल्फाइड बॉन्ड होगा। ओके, किसके, 1 से 7 के बीच में। देयर इज अ माइनर स्पीसीज डिफरेंस इन स्ट्रक्चर। कुछ स्पीसीज टू स्पीसीज थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है, जैसे सैल्मन में कैल्सिटोनिन इज डिफरेंट फ्रॉम द ह्यूमन। सैल्मन की बात की जाए, कैल्सिटोनिन थोड़ा डिफरेंट होता है ह्यूमंस में, लेकिन हमको सिर्फ ह्यूमन से मतलब है। सैल्मन में कैल्सिटोनिन में अमीनो एसिड की संख्या 16 होती है। सैल्मन कैल्सिटोनिन प्रेजेंट इन द अल्टीमोब्रोंकियल बॉडीज, है ना, हैज द लॉन्गर हाफ लाइफ एंड हाई बायोअवेलेबिलिटी इन ह्यूमन देन द ह्यूमन कैल्सिटोनिन। ह्यूमन कैल्सिटोनिन से ज्यादा उसकी बायोअवेलेबिलिटी होती है। जब कभी ह्यूमंस में कैल्सिटोनिन की कमी होती है तो वहां से एक्सट्रैक्ट करके कैल्सिटोनिन की ड्रग बनाई जाती है, और जो ह्यूमन बॉडी में क्या किया जाता है, इंसर्ट कर दी जाती है, ताकि कैल्शियम के लेवल को मेंटेन किया जा सके, राइट। ये एडिशनल केसेस में है। रेगुलेशन कैसे करोगे, रेगुलेशन वैसे ही ठीक जैसे पैराथार्मोन का था, वैसे जस्ट अपोजिट। अब भाई पैरा, यहां पे क्या है, यहां पे फॉलिकल, जो छोटे छोटे फॉलिकल पैरा फॉलिकल्स हैं, ये कैल्सिटोनिन को क्या करेंगे, कैल्सिटोनिन को रिलीज करेंगे। और कैल्सिटोनिन जब रिलीज होगा, कैल्सिटोनिन कब रिलीज होगा, जब ब्लड में, जब यहां ब्लड में कैल्शियम का लेवल जब बढ़ जाएगा, ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ जाएगा, तो कैल्शियम के लेवल को ये घटाएगा, लोअर्स द ब्लड कैल्शियम लेवल। कैसे घटाएगा, किडनी से कहेगा कि तुम एब्जॉर्ब मत करो, यूरिन से सिक्रीट करो, इनहिबिट कर देगा यहां पे रिजॉर्प्शन, है ना, जिससे कि एक्सक्रीट हो जाए। बोन पर डिपोजिशन को बढ़ा देगा, बोन से कहेगा ले लो भाई, है ना, और जो इसको डैमेज करने वाली ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स थी, उन क्लास्ट सेल को इनहिबिट कर देगा। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से कहेगा तुम एब्जॉर्प्शन मत करो, जाने तो कोई जरूरत नहीं, हमको कैल्शियम की ऑलरेडी बहुत है ना। एक्स्ट्रा सेलुलर कॉन्सेंट्रेशन आयोनाइज्ड कैल्शियम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विच रेगुलेट द कैल्सिटोनिन सिक्रीशन। ये जो कैल्शियम, आयोनिक कैल्शियम है, आयोनाइज्ड कैल्शियम है, यही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। जो ब्लड में आयोनाइज्ड फॉर्म में कैल्शियम पड़ा है, यही रेगुलेट करता है कैल्सिटोनिन और पैराथार्मोन दोनों को। इंक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल स्टिमुलेट द कैल्सिटोनिन। जब कभी ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ जाएगा, कैल्सिटोनिन स्टिमुलेट हो जाएगा और सिक्रीट होना शुरू कर देगा। और जैसे वो सिक्रीट होगा, वैसे ही ब्लड में प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन को 10 मिनट के अंदर, 10 मिनट का लगेगा उसको काम खत्म करने में, फैसला ऑन द स्पॉट, है ना। 10 मिनट में बोन को भी दे देगा, बॉडी से बाहर भी निकाल देगा, ब्लड कैल्शियम लेवल को मेंटेन कर देगा। क्योंकि कैल्शियम का लेवल घट जाना और बढ़ जाना दोनों कंडीशन में खतरनाक है। फिजियोलॉजिकल रोल की बात की जाए, बोन में सिंपल डिक्रीज बोन रीअब्जॉर्प्शन, बोन से जो डैमेज हो रहा था ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स के थ्रू, इस एक्शन को बंद कर देता है। प्लस बोन के में डिपोजिशन को बढ़ा देता है। बोन में क्या करेगा, इंक्रीज डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम आयन, ठीक। किडनी के थ्रू क्या करेगा, किडनी के अंदर जो रीअब्जॉर्प्शन है, किडनी में जो रीअब्जॉर्प्शन है, लॉस को बढ़ा देगा। मींस यूरिन के साथ कैल्शियम का सिक्रीशन इंक्रीज कर देगा। यहां पे कैल्शियम का जो रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है उसको प्रिवेंट कर देगा, कोई जरूरत नहीं। फिर तीसरा एक जीआईटी भी है भाई, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यहां पे भी इनहिबिट कर देता है एब्जॉर्प्शन।
कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन इनहिबिट कर देता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में। इस तरीके से फिजियोलॉजिकली रोल होता है कैल्सीटोनिन का। क्लिनिकल यूज क्या है? जब कभी बॉडी में हाइपर कैल्सीमिया हो जाए, हाइपर कैल्सीमिया हो जाए, ब्लड में कैल्शियम का लेवल ज्यादा मतलब हाइपर कैल्सीमिया, तो कैल्सीटोनिन उसको नॉर्मल कैल्शियम लेवल में लाने का काम करता है। पैगेट्स डिजीज हो जाती है जब हाइपर कैल्सीमिया होता है। बोन पेन इन न्यूप्लास्टिक डिजीज, मेनोपॉजल ऑस्टियोपेरोसिस एंड द अनरिमिटिंग बोन पेन मींस जब कभी ऑस्टियोपोरोसिस ज्यादा हो गई, बोन में कैल्शियम लेवल कैसे बढ़ेगा? बोन्स आप ब्लड में कैल्शियम लेवल कैसे बढ़ेगा? बोन आपकी डैमेज होती जा रही है, ऑस्टियोपोरोसिस हो रही है। ये ऑस्टियोपोरोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? रिस्पॉन्सिबल है ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स। ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स, ये ऑस्टियोक्लास्ट सेल बोन को काटने में, बोन को डैमेज करने में मदद करती हैं और डैमेज करके कैल्शियम सारा का सारा कहां डाल देती हैं? ब्लड में डाल देती हैं। बोन डैमेज हो जाती है, राइट? तो बोन डैमेज हो जाएगी तो बोन में पेन होगा। एक स्टेज आती है कि चलोगे तो हड्डियां टूट जाएंगी, ये स्टेज भी आ सकती है। जब डैमेज हो जाएगा ताकत ही नहीं बचेगी, स्ट्रेंथ ही नहीं बचेगी, तो फिर होगा क्या? इट मे बी यूजफुल इन ट्यूमर मार्कर, ट्यूमर में एज ए बायोमार्कर की तरह इस्तेमाल होता है कैल्सीटोनिन फॉर डायग्नोसिस द मेडुलरी थायराइड कैंसर। मेडुला, थायराइड के मेडुला पार्ट में कैंसर है कि नहीं उसके डायग्नोसिस में भी मदद करता है। वेयर द हाई कैल्सीटोनिन लेवल में बी अवेलेबल एंड इंक्रीज द लेवल आफ्टर सर्जरी में सजेस्ट द रिकरेंस, राइट? इट कैन ऑल्सो यूज द बायोप्सी सैंपल, सस्पिशियस लेजन्स, कहीं पे भी लिम्फ स्वोलन हो गया है या किसी तरह का और कैंसर का डाउट है, अगर खासकर थायराइड कैंसर की बात की जाए तो थायराइड कैंसर के लिए बायोमार्कर की तरह इस्तेमाल होता है हमारा कैल्सीटोनिन। तो ये थे क्लिनिकल यूज। तो इतना मोर देन सफिशिएंट है किसके? पैराथार्मोन और कैल्सीटोनिन के लिए। इनके पीडीएफ चाहिए तो एबी केमिस्ट्री क्लासेस डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से, राइट? वहां पे सिस्टमैटिक वे में सारे वीडियोस प्लस उनके पीडीएफ धीरे धीरे करके अपलोड होने शुरू हो गए हैं, साथ में टेस्ट सीरीज भी। जिसको भी नीड है वो डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकता है। ओके, कोई समस्या हो तो कमेंट करो। बाय।